स्टॉक मार्केट कम क्यों गिरा आज? ये थंबनेल देख के आप लोगों को लग रहा होगा अजीब इंसान है ये, बेहुदा मजाक कर रहा है हमारे साथ कि स्टॉक मार्केट कम कहां से गिरा है। ऑलमोस्ट 3% तक तो लार्जर इंडाइसेस गिरे हैं, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। ब्रॉडर इंडाइसेस आर ऑल्सो डाउन, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस आर मोर देन 4% डाउन। तो ऐसा ये कम क्यों गिरा, ये क्या टॉपिक रहा, तो इसको भी समझाएंगे समझाएंगे दोस्तों। अगर एशियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो डेफिनेटली आज हम बहुत कम गिरे हैं। और एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट्स जहां पे 12% से ज्यादा यहां पे गिरे हैं, तो वो मार्केट इतने ज्यादा क्यों गिरे हैं? यूएस के टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स है वो इतने ज्यादा क्यों गिर रहे हैं आज भी? रात को शायद नैस्डैक के नंबर्स भी उतने ही खराब आने वाले हैं। मतलब फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, नैस्डैक फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज आल्सो डाउन बाय मोर देन 5%। यानी कि थोड़ा सा ग्लोबल सेल ऑफ टाइप हम यहां पे देख रहे हैं। उसी ग्लोबल सेल ऑफ के पीछे का मेन रीजन क्या है वो हम समझना यहां समझने की कोशिश हम यहां पे करने वाले। एक नेगेटिव न्यूज हमने देखी थी, वो थी कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, शायद ऐसा माना जा रहा है। यूएस के जो जॉब्स के नंबर्स आए हैं वो नंबर्स वर्स देन एक्सपेक्टेशन आए हैं, एंड दैट्स व्हाई यूएस में रिसेशन आएगा ऐसा माना जा रहा है। और साथ में मतलब ये एक रीजन था यूएस मार्केट्स गिरने का। और फेडरल रिजर्व जो है वो बिहाइंड द कर्व चल रहा है, यानी कि लेट रिएक्ट कर रहा है। मतलब चीजें पहले हो रही है और बाद में इनके रिएक्शंस आ रहे। दे आर नॉट प्रेडिक्टिंग थिंग्स, अज्यूम करके चीजें जो करनी चाहिए, प्रोएक्टिवनेस जो दिखाना चाहिए फेडरल रिजर्व ने, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स और ज्यादा गिर रहे हैं। बट अब जापानीज मार्केट्स इतने क्यों ज्यादा गिरे हैं और जापान का क्या रिलेशन है ओवरऑल ग्लोबल सेल ऑफ से, इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो एक फ्लो चार्ट के साथ आप लोगों को ये लिख के समझाऊंगा अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कॉल्ड एज येन कैरी ट्रेड। तो ये येन कैरी ट्रेड क्या है जो सबसे ज्यादा मार्केट को गिरा रहा है, इसी के बारे में आज हम यहां पे समझने वाले हैं। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं पहले, और उस स्क्रीन में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश मैं यहां पे करने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो ये येन कैरी ट्रेड एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। तो ये फ्लो चार्ट फॉर्मेट में मैं आपको समझाने वाला हूं। सो अब आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत कम है जापान में। सो 0% पे थे वो, और अब 0.25% तक वो बढ़ा दिए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है ये ओवरऑल ये सिचुएशन डेवलप होने का। सो एग्जैक्टली क्या करते थे ये जो बड़े बड़े फंड्स होते थे जो बोरो करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते थे। सो ये येन में बोरो करते थे, मतलब बोरोइंग जो होती थी वो येन करेंसी में होती थी। सो बोरोइंग इन येन। अब येन में क्यों बोरो करते थे? बिकॉज यहां पे लो इंटरेस्ट होते हैं। सो जापान में इंटरेस्ट रेट्स लो थे, उसीलिए दे यूज टू बोरो इट इन येन, लो इंटरेस्ट, एंड दे यूज टू इन्वेस्ट दिस मनी इन हाई यील्डिंग एसेट्स, इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न एसेट्स। अब ये हाई रिटर्न एसेट्स क्या थे ये सारी चीजें समझेंगे हम यहाँ पे। सो हाई रिटर्न एसेट्स में ये पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट होता था। तो ये पॉपुलर क्यों था? ये सब बहुत पॉपुलर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है येन कैरी ट्रेड की, और इसके अमाउंट्स भी बताऊंगा मैं कि कितना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये पॉपुलर क्यों होता था? सो पॉपुलर इसलिए होता था कि जापान की जो इंटरेस्ट रेट की स्ट्रेटेजी है या जो पॉलिसी थी, वो लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जापान चला था। तो जापान की पॉलिसी जो थी वो लॉन्ग टर्म की थी, लो इंटरेस्ट रेट की। और इसीलिए सबको लगता था भाई ठीक है यहां से बोरो करो 0% पे, और अल्टीमेटली वी कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी। जीरो मतलब एग्जैक्ट नॉट जीरो, थोड़ा बहुत ऊपर वो देते होंगे इन इंटरेस्ट, और अल्टीमेटली इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी इनटू द हाई यील्डिंग एसेट्स। तो इसका चक्कर मतलब ये हाई यील्डिंग एसेट्स क्या होते थे स्पेसिफिकली, तो ये यूएस इक्विटीज में अच्छा खासा पैसा जाता था। और यूएस इक्विटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो नैस्डैक, नैस्डैक में बहुत पैसा यहां से ये येन कैरी ट्रेड से जा चुका है। अब जो बैंक ऑफ जापान है उन्होंने अपना स्टांस जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया।
सो बैंक ऑफ जापान ने जो इंटरेस्ट रेट्स है, पॉलिसी रेट्स है, वो बढ़ा दिए बाय 0.25%। सो 0.25% से ये इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वन टाइम एक्सरसाइज। अब इन अ वे जापान ने ये स्टैंड ले लिया कि भाई अब हम हाई इंटरेस्ट रेट मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाएंगे। अब जिन्होंने लो इंटरेस्ट पे लोन्स लिए हैं टू इन्वेस्ट इनटू हाई यील्डिंग एसेट्स, तो वहां उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब इसका नतीजा क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का बैंक ऑफ जापान का, बैंक ऑफ जापान ने जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो येन, ये जो करेंसी है, ये अप्रिशिएट होनी शुरू हो गई। येन करेंसी अप्रिसिएशन। और किसके अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रही है? ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रही है। अर्लियर $1 इज इक्वल टू वाज इक्वल टू 100 येन, एंड नाउ दैट पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन, येन का जो डेप्रिसिएशन है वो $1 के हिसाब से 100 येन जो था वो 165 तक ऊपर चला गया। 165 मतलब येन का डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा हुआ। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग? नाउ येन हैज स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। सो अब येन इज अराउंड 142, $1 इज इक्वल टू 142। मतलब अब येन का अप्रिसिएशन होना शुरू हो गया था। एंड कल तो ऑलमोस्ट 3% से येन अप्रिशिएट हुआ कंपेयर टू डॉलर। सो अब जो अट्रैक्टिवनेस लग रहा था, मतलब एक तो आप, पहली बात तो आप येन करेंसी में बोरो कर रहे हो, ऊपर से वो पैसा लो इंटरेस्ट पे आप लो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो पैसा लेके जाके आप यूएस की इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अदर मार्केट की इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस पर रिटर्न भी कमा रहे हो। रिटर्न भी कमा रहे हो पॉजिटिव एंगल से, ऊपर से जो लोन रीपेमेंट है वो भी आपको येन में करना है, जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। मतलब विन विन सिचुएशन फ्रॉम ऑल दी साइड्स। तो ये येन कैरी ट्रेड बहुत पॉपुलर हो रहा था कि भाई चलो जापान से लो इंटरेस्ट पे ले लो पैसा, करेंसी भी जापान की डेप्रिशिएट हो रही है और पैसा भी वापस जाके जापान में ही देना है। सो अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही सीधा सीधा इक्वेशन नहीं लग रहा था, तो ये ऐसा ही होता है। सो जब इनिशियली ये अट्रैक्टिव लगता है तो ट्रेड्स होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जो एक आर्बिट्राज बहुत बड़ा प्ले आउट हो रहा था, आर्बिट्राज, तो वो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, एंड उसकी जो निगेटिव साइड इफेक्ट्स है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अब जब जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया तो जापान की बैंक ऑफ जापान को समझ में नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली वो समझ में आ रहा था, वो सारी चीजें अब अनवाइंड होना शुरू हो गई है। सो अब जिन्होंने जिन्होंने ये पोजीशंस लिए थे, अब उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनबाउंड करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये जो चीज है, अनबाउंड पोजीशंस होनी शुरू हो गई, यानी कि भाई चलो बेचो, बेच दो, जो भी प्रॉफिट से वो निकाल लो, पैसे ले लो एंड कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर मनी इनटू येन और रीपे कर दो, खत्म कर दो ये पर्टिकुलर जो ट्रेड था अपना। तो ये येन जो कैरी ट्रेड था वो उन्होंने खत्म करना यहां पे शुरू कर दिया। अब इसी का नतीजा क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन यूएस टेक सेल ऑफ, यूएस टेक स्टॉक्स सेल ऑफ। तो यहां ये जो नैस्डैक वगैरह में जो हम फॉल देख रहे हैं, फिर ओवरऑल मार्केट्स में फॉल देख रहे हैं, अब ये होना शुरू हो गया। तो वहां पे ये जो टेम्पररी पैसा आया था, ये जो लिवरेज पोजीशन लेके जो पैसा आया था, अब वो सेल ऑफ होना शुरू हो गया। सो ऑब्वियसली अगर यूएस में सेल ऑफ होता है तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स विल गेट इंपैक्टेड। सो ग्लोबल मार्केट में भी सेल ऑफ होना शुरू हो गया। इसका नतीजा यूरोपियन मार्केट्स गिरने लग गए, एशियन मार्केट्स गिरने लग गए, जिसपे इंडियन मार्केट्स भी आने शुरू हो गए। अब ये सारी चीजें जो है, जब मतलब इसमें एशियन मार्केट्स भी के बारे में भी हम लिख देते हैं कि वहां पे भी सेल ऑफ शुरू हो गया। अब ये जो येन का जो कैरी ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि ये जो पैसा रेज, मतलब ये जो पैसा लोन पे उठाया जा रहा है, इट इज ओनली गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू यूएस टेक स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली अगर आप जापान के मार्केट की रैली आपने देखी है या नहीं देखी है पता नहीं, बट लास्ट 1 ईयर में 30,000 से जापानीज मार्केट वेंट अप टू 42,000। सो 30,000 टू 42,000, यानी कि लास्ट 1 ईयर में जो फ्रॉम लो टू हाई जो जापान मार्केट बढ़े हैं, सो 40% के रिटर्न्स जापानीज मार्केट में देखे गए इन 1 ईयर। अब मुझे बताइए, जब आपका ओवरऑल
जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए जापान की, जापान का इन्फ्लेशन नंबर देख लीजिए, दिस ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी बिटवीन 0 to 2%। अब 0 to 2% के ग्रोथ पे, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे, अगर आपका मार्केट 40% ग्रो होता है तो ये बहुत बड़ा मिसमैच नहीं नजर आ रहा है हमें। तो डेफिनेटली इट वाज अ मिसमैच। प्लस ये येन कैरी ट्रेड का जो पैसा है, इट वेंट इनटू जापानीज मार्केट्स आल्सो। सो ये जो लिवरेज पोजीशंस क्रिएट हुई थी वो जापान मार्केट में भी क्रिएट हुई थी, एंड दैट्स व्हाई जापानीज मार्केट्स जो है वो करेक्ट भी हो रहे। सो अगेन मैं जो हमेशा बोलता हूं आपको कि अल्टीमेटली मार्केट्स आर गोइंग टू बी स्लेव्स ऑफ योर जीडीपी ग्रोथ नंबर्स, योर रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स एंड योर अर्निंग्स ग्रोथ नंबर्स। तो अल्टीमेटली अगर ये सारी चीजें मार्केट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगी तो ये वन वे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है मार्केट में, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टर्म। सो दैट्स व्हाट इज करेंटली हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट्स व्हाई जापान मार्केट में हमने करेक्शन देखा। अब उसके साथ साथ अदर मार्केट्स में भी करेक्शन हम एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। तो यहां जिस जिस मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्ट्रांग नहीं है वहां पे ज्यादा करेक्शंस देखे गए हैं। सो जहां नॉट स्ट्रांग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, वहां पे मार्केट करेक्शन ज्यादा है। और हमारा मार्केट कम क्यों गिरा है? बिकॉज हमारे पास जो डीआईएस है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये अभी हमारी पोजीशन जो है, डीआईएस की पोजीशन इन इंडिया इज स्ट्रांग। सो यही वो रीजन है कि आज बाकी एशियन मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से इंडियन मार्केट्स इतने ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। आज का इकोनॉमिक टाइम्स आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पता नहीं, बट एक चीज देखनी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो एनएससी पे जो कंपनीज लिस्टेड है, तो उसमें एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग्स उन्होंने बताया है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में अभी 115 बेसिस पॉइंट्स का बचा है। कुछ 17% का, 17.6% आई थिंक कुछ एफआईआईज की होल्डिंग है इंडियन कंपनीज में, इंडियन लिस्टेड कंपनीज जो एनएससी पे लिस्टेड है, एंड अराउंड 16.45% का जो होल्डिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो ये गैप जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है इन लास्ट 15-20 ईयर्स। तो यही वो रीजन है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे काफी कम हुई है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट फॉल्स जो है वो हमारे रेस्ट्रिक्टेड है। और ऊपर से अगर हम यहां देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा जीडीपी भी ग्रो हो रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ भी चल रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन इज आल्सो देयर, सो आई थिंक हमारी केस थोड़ी सी स्ट्रांगर है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जब यहां से आगे जाके जो मतलब ये ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स अगर घटेंगे तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉरेन आल्सो will start coming into India, and that is going to create a very good story for India. But in the shorter duration, अगर हम भी बहुत exponentially grow हुए हैं, the valuations are not justifying the earnings growth और GDP growth, या फिर retail inflation के numbers वगैरह सब ऐड करके, तो definitely some kind of consolidation, some kind of correction cannot be rejected. So ये सारी चीजें समझिए, but crash वगैरह होगा क्या? I seriously doubt. बट सम काइंड ऑफ गुड करेक्शंस, 5-10-15% के अगर करेक्शंस मार्केट में होते हैं, तो आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी, दीज मूव्स विल बी वेलकम्ड फ्रॉम बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आई स्ट्रांगली फील दैट। सो आई होप दैट कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो investsajna.in को विजिट कीजिए। रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, मार्केट्स आर इन रेड, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज ओवर कमिंग डेज एंड वीक्स, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। 60% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर यू पीपल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस। अगर कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 65-70% ऑल्सो। तो investsajna.in को विजिट करना मत भूलिएगा। रेड ये प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।